हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो कि थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है क्लास 11th। यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, हमने एंथैल्पी कैलकुलेशन से रिलेटेड 2-3 टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जिसमें हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन और बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन देख लिया था। उस वीडियो को आप पहले देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो में आइएगा दोस्तों। तो चलिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले आता है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज डिफाइंड एज एनर्जी चेंज, ठीक है, एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ OH माइनस आयन फ्रॉम ए बेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये हमारा डेफिनेशंस है। तो डेफिनेशन का सीधा सा मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ H प्लस आयन यदि रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ OH माइनस आयन से और 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करेगा, तो जो एनर्जी चेंज होगी उसे ही हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है दोस्तों? H प्लस आयन आएगा एसिड से, OH माइनस आयन आएगा बेस से। और याद रखना यहाँ पर ये देखो, इट इज यूजुअली एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज रिलीज्ड, मतलब यहाँ पर सीधा बात है, डेल एच वैल्यू जो है यहाँ पर नेगेटिव आएगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर जो भी डेल एच वैल्यू है वो नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। आगे देखते हैं, फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज अप्रॉक्सीमेटली। याद रखना, डेल एच वैल्यू तो नेगेटिव होता है, लेकिन कितना नेगेटिव होता है, उसका वैल्यू कितना होता है। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन होंगे तो उसका मान आएगा -57.1 किलो जूल पर मोल आएगा। और ये जो वैल्यू है वो हमेशा जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है इस एसिड और बेस के रिएक्शन में। ये भी एक, इस वैल्यू को आप हमेशा याद रखिएगा, डेल एच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का वैल्यू -57.1 किलो जूल पर मोल। क्लियर? आगे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब यहाँ पर देखो HCl यदि रिएक्ट करेगा NaOH से, दोनों स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, तो यहाँ पर कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगा। और कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पर वाटर प्लस NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो जो यहाँ पर 1 मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा -57.1 किलो जूल पर मोल। मतलब यहाँ पे जो साल्ट फॉर्मेशन होगा, साल्ट फॉर्मेशन के लिए भी डेल एच वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पर -57.1 किलो जूल पर मोल आएगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर भी बन रहा है और 1 मोल ऑफ हमारा साल्ट का फॉर्मेशन भी हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? और देखिए यहाँ पर देखो 4 वैरायटी होता है, एसिड और बेस के 4 वैरायटी होते हैं। आपने क्लास 10th में भी इसको पढ़ रखा है, एसिड एवं बेस वाले चैप्टर में। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो यहाँ पर -57 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज होती है। क्लियर है दोस्तों? -57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। और यदि यहाँ पर देखो कोई भी एक पार्ट वीक हो गया, यहाँ पर एसिड यदि वीक है या बेस यहाँ पर यदि वीक है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन -57.1 किलो जूल पर मोल आएगी। ठीक है, ऑलवेज लेस देन 57.1 किलो जूल पर मोल होगा। और यदि यहाँ पर दोनों वीक होंगे, क्लियर है, यदि यहाँ पर दोनों वीक होंगे, एसिड भी वीक होगा और बेस भी वीक होगा, तो इसका मान तो बहुत कम आता है। मतलब डेल एच वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली -13 किलो जूल पर मोल तक जो है यहाँ पर
इसकी वैल्यू आ जाती है। मतलब यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में हीट जो है रिलीज होगी, यदि दोनों वीक होंगे तब की बात है। क्लियर है दोस्तों? और ये जो है क्यों एक्सोथर्मिक होता है, जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो क्यों एक्सोथर्मिक होता है? तो पहला जो रीजन है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग OH बॉन्ड्स इन वाटर रिलीज एनर्जी। तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो OH बॉन्ड का भी तो फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर हीट क्या होगी? रिलीज होगी। तो हीट, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। क्लियर है दोस्तों? तो इसीलिए जो होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात। तो हमने यहाँ पर थ्योरी कवर कर लिया है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 0.5 मोल ऑफ HCl इज न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली बाय NaOH इज एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर 0.5 मोल HCl रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो जनरली जो है 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ NaOH से रिएक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाता है? वाटर प्लस NaCl बनाता है। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ HCl है जिसका वैल्यू कितना होता है? -57.1 किलो जूल पर मोल होता है। यहाँ पर जो डेल एच वैल्यू है वो कितना होता है? -57.1 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे 1 मोल HCl की बात किया हुआ है तो हमें लेना है 0.5 मोल HCl। तो 0.5 मोल HCl के लिए 0.5 इंटू -57.1 किलो जूल पर मोल में लिख सकता हूँ, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू -57.1 किलो जूल पर मोल, ये लिख सकता हूँ। और इसको यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं -57.1 किलो जूल पर मोल को, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? उसका आधा मान के चलो। आधा यदि मैं मान के चलूं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 जा हो जाएगा 16 और 2 5 जा हो जाएगा। तो -28.5 किलो जूल पर मोल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इसका मान -28.5 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, उसका आधा होगा। कुल मिला के इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है? 100 ml ऑफ 1 मोलर एसिटिक एसिड इज मिक्सड विद 100 ml ऑफ 1 मोलर NaOH। The enthalpy change observed is -48.3 kilojoule per mole. Calculate the enthalpy of ionization of acetic acid. हमको डेल एच आयोनाइजेशन का मान निकालना है। और डेल एच आयोनाइजेशन का मान कैसे निकालूंगा मैं? यहाँ पर डेल एच जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसको माइनस करूंगा इस डेल एच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड वाले से। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलेंगे, कंबाइन होंगे, तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज जो होता है वो -57.1 किलो जूल होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? -48.3 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एसिड जो है वो वीक है, इसीलिए यहाँ पे वो डिफरेंस आ रहा है। तो जो नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होती है? -57.1 किलो जूल पर मोल होती है। और इसमें मैं माइनस करूंगा किसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एसिटिक एसिड का हो रहा है उसको मैं माइनस करूंगा, और उसकी वैल्यू कितनी है? -48.3 किलो जूल। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो -57.1 प्लस 48.3, तो यहाँ पर
कितना आ जाएगा, -8.8 किलो जूल पर मोल आएगा अप्रोक्सीमेटली। देख लेना आप, इसको सॉल्व कर लेना, इतने को -8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं -8.8 किलो जूल पर मोल यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये आएगा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मान। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से क्या क्या है, कंपेयर किया है, उसका मान हमें पता रहता है। और यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू दिया हुआ है, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन निकल के आ जाएगा। मतलब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकल के आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विल रिलीज द लीस्ट हीट पर मोल ऑफ वाटर फॉर्म। यहां पे लीस्ट एनर्जी किसकी होगी, रिलीज द लीस्ट हीट, ये कौन जो है कम हीट रिलीज करेगा, कौन जो है लेस हीट रिलीज करेगा, वो हमें बताना होगा। तो देखिए, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो तो वहां पे मोर हीट रिलीज होगी। ठीक है दोस्तों, वहां पे मोर हीट रिलीज होगी। तो यहाँ पर देखो HCl प्लस NaOH, यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो यहाँ पे जो है मोर हीट रिलीज होगा। HNO3 प्लस QH, यहाँ पे भी मोर हीट रिलीज होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अब देखें ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को कंपेयर करें तो यहाँ पे एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी में वो HBr प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड वीक है, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है। तो दोनों को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो जब भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन होगा यहाँ पर, जैसे ये NH4 प्लस OH माइनस आयन होगा, तो ये जो डिसोसिएशन होता है यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे लेस हीट जो रिलीज करेगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, HBr प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो आयनाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये लेस हीट जो है रिलीज करेगा, और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, व्हेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्लियर है दोस्तों, तो व्हेन 500 ml ऑफ 0.5 molar of HCl is mixed with 200 ml of 0.8 molar sodium hydroxide solution, calculate enthalpy of neutralization। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट यहाँ पर करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, ये हमारा वॉल्यूम है, और यहाँ पर ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है। सिमिलरली बेस का भी यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है और कंसंट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा और OH- आयन का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो H+ आयन का यदि मैं कंसंट्रेशन निकालूं तो यहाँ पे सीधा सीधा सब फार्मूला में वैल्यू रखो जी। कंसंट्रेशन वाले फार्मूला में जो W/m इंटू 1000/V ml है उसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो W/m का मान तो मोलर में ऑलरेडी दिया हुआ है 0.5 0.8। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा सा फार्मूला में मान रखूँगा। सबसे पहले 0.5 दिया हुआ है इंटू 500/1000 करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे 0.25 मोल ऑफ H+ आयन, ये H+ आयन का निकल के आ गया। उसी प्रकार से OH- आयन का मोल यदि मैं निकालूं तो यहाँ पे 0.8 मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है। उसके बाद जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 200 दिया हुआ है, और यहाँ पे 1 लीटर में लेते हैं तो 1000 होगा, और इसको यदि मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.16 मोल आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। अब दोनों का मोल तो निकल के आ गया, H+ आयन का भी निकला और OH- आयन का भी निकला। मतलब यहाँ पे HCl लिखना था मेरे को। तो देखिए
यहाँ पे मैं HCl का रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराऊं तो यहाँ पे वाटर प्लस साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना निकल के आएगा 0.16। यहाँ पर OH माइनस का सॉरी यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना निकल के आया है 0.25। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.25 और OH माइनस का कंसंट्रेशन 0.16। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका कंसंट्रेशन कम है, तो यही जो है प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो सीधी सीधी सी बात है, जो यहाँ पे वाटर के मोल्स निकल के आएंगे और 0.16 निकल के आएगा। तो 0.16 और बताओ यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है यहाँ पर रिफरेंस रेंज कितना होता है -57.1 किलो जूल पर मोल। दोनों को मैं यहाँ पे गुणा करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। अब जो दोनों को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा 9.136 किलो जूल पर मोल निकल के आएगा हमारा आंसर। क्लियर है? ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? अब देखो ये तो हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स। एक क्वेश्चन और था, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl से यदि मैं रिएक्ट कराऊं तो ये बन जाता है MgCl2 प्लस वाटर बनता है यहाँ पर। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए मैं इसको यहाँ पे ट्वाइस HCl कर देता हूँ। तो इसके लिए डेल H वैल्यू जो है कितनी होगी ये एक बार पूछा हुआ था और ऑप्शन में दिया था -57.1 किलो जूल पर मोल लेस देन -57.1 किलो जूल पर मोल या मोर देन -57.1 किलो जूल पर मोल, ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था। तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि इस क्वेश्चन के लिए, इस रिएक्शन के लिए जो डेल H वैल्यू है वो कितनी होगी। इन तीन ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर होगा आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।